आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आज समृद्धि की पाठशाला। जी हाँ, समृद्धि की पाठशाला का अर्थ है कि कैसे हम समृद्ध बने, कैसे हम संपत्ति अर्जित करें और कैसे अपने जीवन को और सुखी और समृद्ध बनाएं। दिवाली के मौके पर हम सब की ये कामना होती है कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में निवास हो और हम लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, जीवन में धन दौलत कमाएं, उसका अच्छा उपयोग करें, स्वस्थ रहें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दें। तो जब हम समृद्धि कहते हैं तो उसमें धन दौलत से लेकर के आपके स्वास्थ्य और आपके परिजनों की खुशहाली भी शामिल होती है। इसीलिए हमने आज का नाम रखा है समृद्धि की पाठशाला। इसमें हम आज ये सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं, ये बातचीत करने वाले हैं कि कैसे हम समृद्ध बने, कैसे हम रिसोर्सफुल बने, कैसे हम धन अर्जित करें और उसका अपने जीवन में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। हम लोग बाजार के जरिए ये तमाम उपक्रमों से पैसे कमाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ कमाने के चक्कर में उसको बढ़ाना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस पैसे को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे अपने जीवन में समृद्धि लाई जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि दिवाली का मौका है, आपको इस बात की थोड़ी जानकारी देनी चाहिए, आपको उन लोगों से बातचीत करानी चाहिए जो इस काम को दशकों से कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आप एक सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ छोड़ करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की लाइफ को समझें और अपने जीवन में उतारें। तो बहुत बहुत स्वागत है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को जो लोग इस शो को देख रहे हैं और पूरे देश को समृद्ध बनने के लिए समृद्धि की पाठशाला में। परिचय कराएं आपका हमारे मेहमानों से जिनसे आज आप ये सीखने वाले हैं। विशेष मेहमान है आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा जैन हमारे साथ हैं, जो फाउंडर और मेंटर हैं स्टॉक प्रो की। 2 दशक से लोगों को सिखा रही हैं, समझा रही हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ें, धन दौलत कमाएं, जीवन को ठीक करें। IIT से PhD किया है, मैथ्स और फिजिक्स में पारंगत हैं और उसका प्रयोग स्टॉक मार्केट के ज़रिए सिखाने में करती है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। फिर हमारे साथ हैं प्रबलीन वाजपेयी जी, जो फिनफिक्स नाम की एक कंपनी है जिसकी फाउंडर और CEO हैं। बहुत लंबा अनुभव है, वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं, बहुत सारे लोगों को सिखाती हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं के बीच में फिनेंशियल लिटरेसी और उनको समृद्ध बनाने में विशेष काम किया है प्रबलीन ने। और बहुत लंबे समय तक इन्होंने कई जगहों पे काम भी किया है और आप अक्सर इनके आर्टिकल NASDAQ वगैरह में पढ़ते होंगे, जो तरह तरह की विषयों पर ये लिखती रहती हैं। इसके साथ ही मेरे मित्र गुरमीत चड्ढा साहब हैं। गुरमीत साहब जी बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, दशकों का, बड़े फंड हाउस में काम कर चुके हैं, कंप्लीट सर्कल के CEO और को फाउंडर हैं। और गुरमीत अक्सर आप हमारे साथ देखते होंगे, बातचीत करते हैं तो हम लोग थोड़ा स्टॉक में बहुत बात करते हैं, लेकिन आज वो गुण सीखेंगे जिससे आप अमीर बन सकें, आपसे आप धनवान बन सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आप सबको बहुत स्वागत, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा जब इस शो को प्लान करते हुए कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो हमने सोचा इसको 2 हिस्सों में रखते हैं। पहले बेसिक्स समझते हैं कि समृद्ध बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी आप कॉमन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आपसे छूट जाती हैं, उनको आज एक बार रिविज़िट करते हैं। तो चूँकि लक्ष्मी का त्यौहार है तो लक्ष्मी से शुरू करना अच्छा रहेगा। डॉक्टर जैन, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो बेसिक्स होते हैं हमारे जीवन में इन्वेस्टिंग के, वैल्यू इन्वेस्टिंग के, वो क्या होते हैं? So basically value investing simply means to buy a very good stock, बहुत अच्छे स्टॉक को एक बहुत चीप वैल्यूएशन पे खरीदना। जब वो आपको बहुत रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल हो, आप उसको तब बाय करिए। इट्स कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेन मंत्र है। जब बहुत ऊपर चढ़ चुका हो तब नहीं, बट जब बिल्कुल आपको रॉक बॉटम प्राइस पे मिल रहा है और बहुत अच्छा स्टॉक है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, मुझे लगता है वो शायद हम आगे आके बात करेंगे, जैसे मोड्स है, डिफरेंट मोड्स हम बात करते हैं कि कंपनी में मोड होनी चाहिए और कस्टमर की प्रेफरेंस होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट मुझे इस रोज़ समझ में आता है, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है वो यही है आज तक का, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपली मीन्स कि एक्सेलेंट स्टॉक बट चीप वैल्यूएशन। दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन सीमा जी, बहुत सारे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब इतने भारी भारी शब्द यूज़ करते हैं ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग करें,
फिर कोई कहेगा ग्रोथ वाले स्टॉक्स में पैसे लगाओ। हाँ जी। थोड़ा और समझाइए कि वैल्यू जो होती है वो क्या होती, मतलब क्या होता है उसका? तो वैल्यू सिंपली होती है जो कंपनी के सारे मतलब जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एसेट्स है, उसका जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, वो कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब 2020 में टीसीएस का स्टॉक था, वो करीब 3000 के आसपास या 2500 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा था। जब कोरोना की एक लहर आई तो वो एकदम से गिरा था और 1500 पे आया था। 1500 पे वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग थी, मतलब कि लोग वेट कर रहे थे उस समय उस स्टॉक को लेने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। या नेस्ले था, उस समय गिरा था, बहुत अच्छा स्टॉक और एक बहुत चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल था, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग था। आप देखिए कोई भी स्टॉक आप पिक कर लीजिए, चाहे आप एशियन पेंट्स, नेस्ले, टीसीएस, कोई भी आप स्टॉक पिक करते हैं, गिरा कुछ दिनों के लिए और चला उसके बाद लगातार, आज तक चल रहे हैं ये स्टॉक। दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब आप जब बहुत अच्छा स्टॉक एक बहुत रीजनेबल वैल्यू पे उठाते हैं, उस प्रोसेस को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। जी। क्योंकि वो आपके अंदर फियर नहीं है कि ये स्टॉक जीरो हो जाएगा, ये फियर आपके अंदर नहीं है। जब वो फियर निकल जाता है और आपको पता है कि आप बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, इस इन्वेस्टमेंट को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। वो होती है इन्वेस्टिंग वैल्यू की, जब आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ सस्ते दाम पे मिले। कई बार हम लोग सेल में बड़ी अच्छी जीन्स खरीद लेते हैं, सस्ती मिल जाती है। वो तरीका होता है कि आप वैल्यू की तरफ भागते जब किसी कारण से वो नीचे आता है। चलिए इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन प्रबलीन के पास चलते हैं। प्रबलीन, हमारे लोगों के जो फाइनेंसेस होते हैं, हमारे जैसे जो यंग लोग होते हैं, करियर की जो शुरुआत कर रहे हैं, 25-30 साल की उम्र होती है, कैसे मैनेज करना चाहिए अपने फाइनेंस? गलतियां करते हैं हम लोग शुरू में, पिक्चर देखना, घूमना, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करें? नमस्कार धीरज, पहले तो आपको, गुरमीत एंड सीमा को एंड आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बिकॉज जब हम लोग अपनी इन्वेस्टिंग की या एक फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत करते हैं तो आई थिंक सबसे कॉमन चीज जो देखने को मिलती है, लोग बोलते हैं, वो ये है कि पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ निकल जाते हैं महीने के एंड में, या 25-26 तारीख तक जैसे बैंक अकाउंट में ऑलमोस्ट आपका नील बैलेंस होने लगता है। और बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो कुछ सिंपल रूल्स हैं आई थिंक नीरज, जो हम लोग अगर अपनी जब इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें उनको फॉलो कर सकते हैं तो शायद कुछ गलतियों से बचें। थोड़े से बोरिंग होते हैं बट इफेक्टिव हैं। सो आई थिंक इसमें पहला आ जाता है कि थोड़ी सी बजटिंग करना, कि आपको पता हो कि आप कितना कमा रहे हैं और वो पैसा आप खर्च कहाँ रहे हैं। तो चाहे आप जोमेटो को यूज करिए, चाहे स्विगी को, घर में खूब सारी डिलीवरी करवाइए या बाहर जाके मूवी देखिए, पर आपके पास एक अंदाजन अमाउंट होना चाहिए कि मैं अपनी लेट्स से 30,000 की सैलरी है तो उसमें से 6,000 या 10,000 क्या इन सब चीजों पे खर्च रहा हूँ या खर्च रही हूँ, या उससे ज्यादा या उससे कम। सो ओवरऑल बजटिंग, किस बिल में कितना अमाउंट जाता है, उससे नीरज हमें ये पता चल जाता है कि लीकेज कहाँ हो रही है। बिकॉज आई थिंक हम सबके मंथली बजट्स में कुछ ना कुछ लीकेजेस रहती हैं कि पैसा बस वहीं से निकल जाता है। और अगर थोड़ी सी बजटिंग की जाए तो आई थिंक उन लीकेजेस को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है और उस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की तरफ। इसके अलावा आई थिंक जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना एक छोटा सा बफर फंड बनाना, कंटिजेंसी फंड। पे चेक टू पे चेक ना जिए, सैलरी आई खर्च दी, फिर सैलरी आ गई, पर अगर वहां कहीं गड़बड़ हो गई तो लोग फंस जाते हैं। एंड आई थिंक कोविड का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन कोविड ने हम सबको दिया है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन। सो 1 साल तक का नीरज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करे हो या उसके बावजूद आगे चल के भी साल भर का खर्चा अपने पास हमेशा होना चाहिए एक सेपरेट अकाउंट में, ताकि कोई इमरजेंसी आने पे वो यूज हो सके। उसके अलावा जैसे हम लोग कई बार होता है कि आप कमा 50,000 रहे हैं पर हम जाके आईफोन लेना चाहते हैं 1 लाख का, तो हमने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया, हम पर्सनल लोन्स ले लेते हैं। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे या हॉलीडेज पे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, आई थिंक उनको अगर थोड़ा सा उनके ऊपर एक लिमिट रखी जाए, वो एक हेल्दी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज नीरज, अगेन अ लाइफ कवर एंड अ हेल्थ कवर। ये एक नॉन नेगोशिएबल्स है किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी का। आप चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग करें कल को चल के, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, या आप किसी भी स्टॉक में म्यूचुअल फंड से पैसा लगाएं, पर ये जो है कि आपके पास एक लाइफ का कवर होना चाहिए सो दैट आपकी फैमिली सिक्योर है आपके जाने के बाद।
एंड एक हेल्थ कवर इन केस आप बीमार पड़ते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना आप जल्दी शुरुआत करें। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी नीरज, जैसे बोलिए कि मैंने 10,000 रुपए डालने शुरू किए महीना, एंड वो 10% के कंपाउंडिंग से मैं छोड़ देती हूँ ग्रो करने के लिए। 15 साल में मैंने 18 लाख रुपए डाले होंगे, एंड उसका फाइनल अमाउंट है 10% कंपाउंडिंग करीबन 41 लाख बन जाएगा। और वही चीज अगर मैं जंप करके 20 साल तक छोड़ दूं तो वही अमाउंट मेरा 75 लाख बन जाएगा, उसी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, और मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो सिर्फ 24 लाख होगा। एंड यही चीज अगर हम 25 साल तक ले जाएं तो मेरी सिर्फ 30 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, और जो मेरा फाइनल अमाउंट है वो 1.3 करोड़ के बराबर बन सकता है। सो जितना आप अपने आप को वक्त दे सकते हैं, कंपाउंडिंग जो शुरुआत में आपने बात की कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाना, एंड कंपाउंडिंग के लिए टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो अगर उस टाइम को आप अपने आप को देंगे इन्वेस्टिंग में तो इट कैन डेफिनेटली वर्क वंडर्स। आपने कहा कि आईफोन या कोई भी महंगे आइटम, लग्जरी आइटम में उससे थोड़ा सा टसन बनता है ना, थोड़ा ब्रांड इक्विटी भी बनती है। आईफोन रख के चल रहे हैं तो लोग देखेंगे, आसपास दोस्त वगैरह, तो बिल्कुल थोड़ा सा अपना वो बनता है ना, वो भी तो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आई थिंक नीरज ऐसा नहीं है कि हॉलीडे ना करें, अच्छे कपड़े ना पहने या मूवी ना देखें, पर आई थिंक अगर छोटा सा कोई मेरा अपना गोल हो कि मैंने 6 महीने में अपना आईफोन अपग्रेड करना है, तो उसके लिए थोड़े पैसे साइड में रख के जमा करने शुरू किए जा सकते हैं। कुछ छोटा सा सैक्रिफाइस किया जा सकता है, शायद आप होम डिलीवरी कम करवाएं या किसी और चीज को आप पोस्टपोन कर दें। तो आई थिंक आप मुकम्मल जहां तो कभी भी नहीं मिलता। सो आई थिंक थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो इम्पोर्टेंट है करना अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, स्पेशली शुरुआत में। एंड उसके अलावा अपनी यू नो आई थिंक प्रायोरिटाइजेशन, प्लानिंग सबसे बड़ी चीज है। प्लान करिए आप। अगर अब हर जरूरी थोड़ी कि हर बार जब आईफोन लॉन्च होगा तो आप वही खरीदेंगे, या कोई भी लग्जरी आइटम कि हर 3 महीने बाद आपको कुछ बदलना है। गुरमीत, आप तो मतलब दिल्ली मुंबई दोनों बड़े शहरों में जबरदस्त तरीके से रहे हैं, क्या मतलब मन में कभी ऐसा नहीं आता कि चलो इस हफ्ते हमने अगर पार्टी नहीं की तो अगले हफ्ते डबल करेंगे, ये जो पैसा इस हफ्ते का बचा ये भी उधर जोड़ के और धुआंधार पार्टी करेंगे, या ये जो पैसा मैंने बचा लिया इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें? क्या मतलब कैसे शुरुआत करते हैं आप? बताइए ना, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? नीरज जी, हम तो दिल्ली वासी, हम तो रोज पार्टी करने का सोचते हैं। लेकिन प्रवीण ने बहुत अच्छा बोला, हम एक इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट एक गाइडिंग फोर्स हो सकता है। हम इसे 50-30-20 बोलते हैं बिगनर्स के लिए। 50% आपका नीड्स होना चाहिए, जो आपकी बेसिक एक्सपेंस है, जो हाउस एक्सपेंस है या EMI है या जो ग्रोसरी एक्सपेंस है। 30% आपका नीड्स हो सकता है, जैसे आपके लेजर है या आईफोन की बात की हमने, या किसी भी हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात की। और 20% हम बोलते हैं मिनिमम सेविंग करिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। उससे आप एक बेंचमार्क बना सकते हैं। और अपने, जैसे प्रवीण ने बात करी थी कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये समझना कि मैं टैक्स को बीट कर रहा हूँ कि नहीं, बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप ट्रेडमिल पे भागते रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। तो एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट किया और वो 10% पे भी इन्वेस्ट किया, लेकिन वो सिंपल कंपाउंडिंग ले लिया, तो आपके 20 साल में 4 गुना होंगे। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए की राशि निवेश करी और 10% 12% कंपाउंडिंग किया, तो वही रकम 8 गुना हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज जो हम बोलते हैं हिंदी में, बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना, पैसे को कंपाउंड करना, आप उतनी ही राशि में बहुत बड़ा फर्क जो है पैदा कर सकते हैं लंबे अंतराल में। और स्टार्ट उल्टा करिए, स्टार्ट सेविंग से करिए, फिर बॉन्ड्स पे आइए, फिर बाकी चीजों पे जाइए। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जो खर्च हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसका सोचते हैं क्या। ओके, तो ये देखो अगेन प्लानिंग वाला इशू सामने आ गया। गुरमीत ने अच्छे समझाया कि प्लान करिए। लाइफ में कुछ भी अनप्लान्ड अगर आप छोड़ेंगे, वो लूज एंड आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर सीमा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई नया आदमी है, उसने नया लड़का, नई नौकरी लगी, तो एक बड़ा मैंने बचपन नहीं, मतलब जब बड़ा हो गया तब मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि अपनी उम्र को आप घटा दीजिए 100 से, जो आए उतना इक्विटी में डालिए, फिर इस तरीके से वो रिस्क वाला प्रोफाइल बनाते हैं। तो आप मान लीजिए 30 साल के लड़के को शुरू करना है, तो वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे अपना पैसा? तो मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर उसको शुरुआत करनी है तो 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में एंड 20% स्मॉल कैप लगाया जा सकता है। बिकॉज
जो ये 20% स्मॉल कैप में है, ये एक इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जबकि जो लार्ज कैप है ये आपके वेटेज देता है, ताकि पोर्टफोलियो ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, एक स्लो स्पीड से ऊपर या मतलब स्लो स्पीड से चलता रहे। तो जो और इससे भी ज्यादा है ना, मुझे क्या समझ में आता है कि उन लोगों को एक सिप अपनी बना लेनी चाहिए। एवरी मंथ, हर महीने जैसी सैलरी आती है, कुछ पोटेंशियल बहुत अच्छे से स्टॉक्स उनको सिलेक्ट करके रखने चाहिए। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट स्टॉक है TCS, तो आप एक TCS ले सकते हैं तो एक स्टॉक ले लीजिए, दो ले सकते हैं तो दो ले लीजिए, छोटा छोटा अमाउंट। जब आपके पास, जैसे आपको कभी, जैसे अभी आई थिंक कबीर जी बोल रही थी, तो कई बार आपको बोनस मिलता है तो आप घूमने जाने की तैयारी करते हैं, तो एक पार्ट निकाल के आप उसको। और वो एक पॉइंट जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि एज इनके साइड में होती है। लाइक जो बच्चा अभी 30-35 साल का है, उसके पास सोचिए 20 साल है अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए और कंपाउंड करने के लिए, और वो भी आई थिंक जो कंपाउंडिंग स्टॉक्स में होती है ना, वो कहीं नहीं होती है। अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और एक एक दो दो उठाइए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंसिव है कि सस्ता है, हाई है कि लो है, बस जस्ट कीप एक्यूमुलेटिंग, धीरे धीरे आप उठाते रहिए, एक दो जो भी आपको मिलता है, बोनस मिलता है, लेते जाइए और एक्यूमुलेट करते जाइए। आपका क्या काम है, क्लोज योर आइज, बिल्कुल आपको कोई लेना देना नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, और ऊपर जा रहा है तो जो आप रेगुलर आप एक्यूमुलेट करते हैं। तो जो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी उम्र 30 इयर्स है तो आप 50% अपना जो भी कैपिटल है, लेट्स से आप 10,000 रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 आप लार्ज कैप में, 2,500 से 3,000 आप लगाइए मिड कैप में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,000 वो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। ये मेरा डिविजन होगा। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये बहुत ही, मतलब ये जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है ना, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी बात, ये सब चीज़ें आपको मतलब कई जगहों आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आप गौर नहीं करते। आप इसको सीख लेंगे ना, तो आप सचमुच जो समृद्धि की इस पाठशाला ना, इससे आपको सीख के जाएंगे। प्रवीण, ये बताइए कि जैसे 100 रुपये हमने कमाए, मैं मान के चलता हूँ कि 30% के टैक्स ब्रैकेट में फंदा आ रहा है, तो 33 रुपये तो खजाने में चले जाएंगे सरकार के। अब मेरे पास बचे 67 रुपये। अब 67 रुपये में कैसे प्लानिंग करें, थोड़ा ये समझाइए। थोड़ा सा ईज के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि 100 रुपए उसके पास बचे हैं नीरज, ताकि डिविजन इजी हो जाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये आई थिंक इन्वेस्टमेंट जर्नी की समझने की है कि ना एक पहिए पे चलना वो होता है ना, यूनिसाइकिल, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। 2 पहिए पे भी गिरने का डर ज्यादा है, तो जितने ज्यादा पहिए होती स्टेबिलिटी रहेगी। तो एसेट एलोकेशन को शुरू से ही फॉलो करें, यानी कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना पैसा लगाएं। गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है एक सर्टेन मात्रा में, फिक्स्ड इनकम भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि रिटर्न्स कम एज कंपेयर टू इक्विटी, बट स्टेबिलिटी के लिए फिक्स्ड इनकम भी बहुत जरूरी है, इक्विटीज भी जरूरी हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडियंस का बहुत प्यार रियल एस्टेट में तो है ही है, जो हमारी आरबीआई की रिपोर्ट हमें बताती है। और अब जो 5वां नया निकल के आ रहा है ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज, वो तो एक आई थिंक द न्यू फाउंड लव बहुत सारे इन्वेस्टर्स का है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी एज के हिसाब से, अपनी गोल्स के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नीरज अपनी प्लानिंग करने के बाद अपने एसेट एलोकेशन को वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। कि ऐसा भी हो सकता है कि somebody at 60, जैसे जो हम 100 माइनस आपके एज का रूल है, ये हम एक थंब रूल जरूर लेके चलते हैं, पर पर्सनल फाइनेंस इज अगेन वेरी पर्सनल। तो हर आदमी की या औरत की जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, उनका ये रेशो डिफरेंट हो सकता है। पर ब्रॉडली हम ये लेके चलते हैं कि 100 माइनस योर एज ऑफ कोर्स कैन गो इनटू इक्विटीज, यानी कि ग्रोथ एसेट जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है एक अच्छे अमाउंट से। गोल्ड आपको देगा वो स्टेबिलिटी जो किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, कल को कुछ इलेक्शंस ऊपर नीचे हुए, हमारे बॉर्डर्स पे कोई प्रॉब्लम होती है, या जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा, लास्ट ईयर गोल्ड वाज अप बाय अबाउट 31%। तो गोल्ड अगेन 5 to 10 to 15% डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स ओवरऑल पोर्टफोलियो, उनका क्या है आगे के गोल्स, उसके हिसाब से। एंड फिक्स्ड इनकम नीरज, यहाँ पे मैं स्ट्रेस करूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए जैसे अपना ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, इनको चुने, पर नियर और मीडियम टर्म गोल्स को ना भूलें। बहुत लोग होते हैं दे गो ओवरबोर्ड ऑन इक्विटीज, और अपने थोड़े करीबी गोल्स के लिए उन लोगों ने ज्यादा केटर नहीं किया होता। यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स आई थिंक दे बिकम अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, इसका डेफिनेटली यूज करें।
एंड उसके अलावा जो थोड़े रिस्की एसेट्स हैं उसमें तो बिल्कुल देख संभल के ही डालें अगर किसी को इंटरेस्ट आता है थिंग्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका डेट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इक्विटीज़ में भी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में कितना होना चाहिए, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि सारा पैसा आप एक जगह नहीं लगा सकते, आपको एलोकेट करना पड़ता है। अच्छा गुरमीत, एक चीज़ बताइए मुझे, हम लोग हमेशा कहते हैं कि नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करिए, इसका क्या मतलब होता है? नीरज जी, हमने ये देखा है बहुत बार कि टाइमिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एंट्री, दूसरा एग्जिट। या अगर आप निकल रहे हैं बाहर बाजार से, देखते कि महंगा है तो आप एग्जिट करेंगे और फिर री एंट्री, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको ये बात बताएंगे। इसमें हमने ना कुछ स्टडी करी नीरज। अगर तो आप ट्रेडर है, अगर तो आप इक्विटी में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और आपको एक डायरेक्शनल कॉल लेना है, तो मैं मानता हूँ टाइमिंग जरूरी है, और वो एक अलग स्किल है, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में नहीं देख सकते। हमने एक डेटा निकाला कि अगर किसी ने निफ्टी में पैसा लगाया हो, हम बोलते हैं जो ये वाला बुल मार्केट है, ये 2003 से 2007 की साइकिल जैसा है। बहुत बहुत एक्सपर्ट्स को आपने सुना होगा, 2003 से 2007 की साइकिल में सेंसेक्स जो है वो 5,000 का 21,000 हो गया। जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 था, अपने पीक पे था। अगर आपने तब एसआईपी चालू की होती और निफ्टी में पैसा डाला होता, इंडेक्स फंड लिया होता निफ्टी का, तो आपका रिटर्न आज, लेटेस्ट रिटर्न आपका 14.4% होता। और यही आपने एसआईपी चालू की होती सितंबर 2008 में, जब लीमन क्राइसिस हुआ था और सेंसेक्स 9,000 के भी नीचे आ गया था, तो आपका रिटर्न होता 15% के आसपास। तो केवल आधे प्रतिशत का फर्क है इन 13 साल में, अगर आपने एसआईपी सिर्फ निफ्टी फंड में की हो। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि लंबे समय में ये जो टाइमिंग वाला एस्पेक्ट है, ये रिटर्न को बहुत बहुत मामूली कर देता है, अंतर बहुत कम कर देता है। इनफैक्ट एक और स्टडी है कि अगर आपने सेंसेक्स के 20 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, मान लीजिए सेंसेक्स का रिटर्न पिछले 20 साल का 13-14% है, और आपने 20 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, तो आपका रिटर्न मुश्किल से 3 या 4% रहता है। तो 20 अच्छे दिन कौन से होंगे कहना किसी को नहीं पता है। जब कोविड हुआ था मार्च में, मुझे एक भी आप एक्सपर्ट बताइए जिन्होंने 18,000 निफ्टी बोला। अभी सब 20,000 25,000 की बात करते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेडिंग माइंडसेट के हैं, वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जैसा प्रवीण ने बोला, अपने गोल के हिसाब से एग्जिट भी करना सीखो। मान लीजिए आपने कोई निवेश किया, वो आपने निवेश किया बच्चों की शादी के लिए, और वो नजदीक आ रही है और आपका गोल अचीव हो गया, तो फिर आप ग्रीड मत रखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एस्पेक्ट कोई कवर नहीं करता है। हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बोलते हैं, तो जैसे ही आपका गोल नजदीक आता है, उस टाइम पे रीबैलेंसिंग करना भी बहुत आवश्यक है। करेक्ट, ये मैं रीट्रेट कर देता हूं कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम करने की बहुत कोशिश मत करिए, क्योंकि एंड रिजल्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और वो सबसे अच्छे दिन कौन से होंगे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल का लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए आप लंबी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको रिटर्न वही मिलता है। अभी आपके सामने 2 उदाहरण दिए गए। ऐसा ही मुझे एक उदाहरण याद आता है, अगर आप 25 साल का चार्ट देखें HUL का और ITC का, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है, जबकि आज बेचारा ITC कितने सालों से चल नहीं पा रहा, स्टिल रिटर्न आर सेम। तो ये तो बहुत बेसिक हम लोग समझा। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। डॉक्टर सीमा, आपने एक बीच में चर्चा की मोट वाले स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए, ये क्या होता है मोट? तो मोट बेसिकली क्या होता है, ये आपके कॉम्पिटिटर से आपका सेफ्टी नेट होता है, और जैसे कि एंट्री बैरियर, जिस कंपनी में, जिस स्टॉक में एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग हो, उस कंपनी को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। जिसमें जितना वाइड और डीप मोट होगा, उतनी आपकी कंपनी और आपका शेयर जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, और मोनोपोली, यू कैन से, कैन बी अ मोनोपोली। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कि मोट का मतलब एग्जैक्टली अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है, तो बेसिकली इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बहुत स्ट्रांग कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कंपनी का बहुत स्ट्रांग स्किल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो, या बहुत ही निश सेगमेंट में काम करते हो जो कि और आम आदमी उसमें नहीं आ सकता है। इस तरह का जो भी कोई एक सिनेरियो बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एज। एंड देन वी हैव एक बहुत स्ट्रांग जो मोड होता है, वो होता है कस्टमर्स प्रेफरेंस। जब कोई कस्टमर एक किसी भी चीज को नाम के साथ कनेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हो, या एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट यूज करना शुरू करता हो, या फिर एक पर्टिकुलर मैगी, जैसे बोलते हैं लोग नूडल्स को, नूडल नहीं बोलते हैं, मैगी बोलते हैं, या अगर आप पिज्जा खाना हो तो सिंपली से डोमिनोज। व्हेन आप इस तरह से
ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोट होता है, क्योंकि लोगों की चॉइस बदलना बहुत मुश्किल है। अगर लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अगर अटैच हो जाते हैं तो उनका चेंज करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। तो कस्टमर की प्रेफरेंस आपको बताओ, जैसे जिलेट रेजर होता है, बहुत लोग यूज करते हैं और उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। और थर्ड जो एक मोड होता है वो होता है मार्केट लिमिटेशन। तो मार्केट लिमिटेशन होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, या कोई भी रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशन आ जाते हैं। जैसे पीछे पोल्यूशन के बारे में एक रेगुलेशन आया था, या जैसे अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे उसका ऑक्शन होता है, और वो ऑक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाइक इट्स वेरी वेरी बहुत ज्यादा उसके लिए एक कैपिटल चाहिए होती है। तो ये सारे लिमिटेशन होते हैं और ये मोड क्रिएट करते हैं। तो मोड का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब जो है मोड में आता है। कुछ जैसे अगर आपको अगर कुछ शेयर्स ऐसे जानने हैं, जैसे हम लोग जिस भी किसी स्टॉक को अगर हम उस ब्रांड के नाम से जानते हैं, फॉर एग्जांपल हम बाटा, चप्पल का नाम आते ही बाटा बोलते हैं, या हम कॉफी का नाम लेते हैं हमको नेस्ले याद आता है, या हम पिज्जा की बात करते हैं तो हमको जुबियन। इसका मतलब वो कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग मोड के साथ है, बिकॉज कस्टमर्स उनके साथ है। जैसे अभी लेटली पतंजलि, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोड है। मोट एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरी है ये, और इसको भी डॉक्टर जैन ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब आपके ज़ुबान पे कोई चीज़ चढ़ जाए और आपको नूडल्स का मतलब मैगी समझ में आने लगे, डिटर्जेंट का मतलब सर्फ समझ में आने लगे, उसको कहते हैं मोट। और एक बात बड़ी अच्छी मैंने भी पढ़ी कुछ दिन पहले कि टेस्ट अगर आपका ज़ुबान पे जो चढ़ गया ना, वो बहुत मुश्किल से निकलता है। बड़ी फूड कंपनियों के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उस टेस्ट को चेंज करने के लिए। वो 21 दिन वाला फार्मूला भी यहाँ काम नहीं करता है कि आप 21 दिन पिज़्ज़ा नहीं खाओगे तो टेस्ट भूल जाओगे। ये जो मोड क्रिएट होता है, ये एक्चुअली उस इन्वेस्टमेंट को, उस कंपनी को हाईस पे ले जाता है। मुझे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आके प्रबलीन से पूछेंगे कि अब तो बहुत हमने सीख लिया कि कैसे क्या करना है। अगर 2-3 बढ़िया फंड बताएं, गुरमीत से कि 2-3 नए डिसरप्टिव आइडियाज़ जो इस समय चल रहे हैं वो बताएं, और जैन साहब से पूछेंगे कि उनके हिसाब से बेस्ट मोटेड कंपनी कौन सी है जिस पर वो हमारे दर्शकों को समझाएंगी कि इस पर उनको देखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, लौट के अभी आते हैं। बातचीत कर रहे दिवाली के मौके पे कि कैसे लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फिर हमारे घर से कभी जाए नहीं। तो हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट लोग जुड़े हुए हैं जो आपको ये पाठशाला में सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी फिनेंसेस को प्लान करना है और कैसे समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है। प्रबलीन, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी समझ लिया कि कैसे फिनेंस मैनेज करना है, अपने पोर्टफोलियो कैसे ठीक करना है, अपनी एज के हिसाब से कैसे चीज़ों को एडजस्ट करना है। चूँकि आप म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो 1-2-3 बताइए ना बढ़िया से फंड जो हमारे जो नए निवेशक हैं जो शुरू करना चाहते हैं वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं। जी नीरज, 3 स्ट्रैटेजीज को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। आई थिंक जो पहली है वो है एक पैसिव अप्रोच, और क्योंकि निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है जो इंडियन मार्केट्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, तो निफ्टी 50 हमारा पेरेंट हो गया। उसी का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है जिसको हम निफ्टी इक्वल वेटेड इंडेक्स कहते हैं। यानी कि जैसे निफ्टी 50 में तो जो कंपनी मार्केट कैप में जैसे बड़ी होती चली जाती है उसका वेटेज बढ़ता चला जाता है। जो हमारा निफ्टी इक्वल वेटेड है उसमें 50 कंपनियां, चाहे उनका कुछ भी मार्केट कैप हो, उनको 2% का ही वेटेज मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का ये फायदा है कि एक तो ये एज म्यूचुअल फंड्स, एज अ इंडेक्स फंड ये अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। उनको एक्सपोजर मिल जाता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, और एक इक्वल मात्रा में एक्सपोजर मिलता है। और यहाँ पे नीरज जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे वरना हम देखते हैं कि हमारी टॉप 3 या 4 कंपनीज में ही 30% एलोकेशन हो जाता है इंडेक्स का, वो नहीं है। तो एक कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाता है और एक अच्छा मिक्स मिलता है हमें वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का। एंड ये इंडेक्स मुझे लगता है एज अ न्यू इन्वेस्टर ऑल्सो कोई पिक कर सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच, एंड अगर किसी का एक्टिव एंड पैसिव
ऑलरेडी एलोकेशन है, तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा सूट करती है, क्योंकि किसी भी एक्टिव फंड में भी जो टॉप की 5-7 कंपनियां हैं उनका डिसेंट एलोकेशन होता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, इवन एक मिड कैप फंड में या एक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी है उससे आपका ओवर एक्सपोजर भी नहीं होता है कुछ नामों को, एंड एक डिसेंट अप्रोच बनती है। ये स्ट्रैटेजी डीएसपी, एचडीएफसी एंड एबीएसएल के इंडेक्स फंड्स के द्वारा भी अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को। सेकंड जो है नीरज, मैं डिस्कस करना चाहूंगी ग्लोबल इन्वेस्टिंग। जो हमने बात की कि जो आपका इक्विटी कंपोनेंट है उसका मुझे लगता है कि कुछ प्रपोर्शन इंडिया के बाहर भी होना चाहिए। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग 2021 में करीबन 332 बिलियन की मार्केट उसका जो साइज है वो होगा, और ये 2030 तक करीबन 1620 यानी कि 1620 बिलियन डॉलर्स के बराबर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग अकेला। एंड इंडिया में अभी इनफ कंपनीज नहीं है जो हमें इस टाइप का एक्सपोजर दे पाए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी हो गया, जो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम शायद देखेंगे कि वो एक 47% के कंपाउंड रेट पे बढ़ेगी। तो इस टाइप की कंपनीज, एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी का आने वाले 10 से 15 साल में बहुत रोल होगा ओवरऑल। सो आई थिंक यूएस बेस्ड इंडेक्स में यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, नास्डैक 100 को ले सकते हैं। अगेन सिंपल स्ट्रैटेजी है, 3-4 फंड हाउसेस हैं जो इसका एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, मोतीलाल, कोटक, आईसीआईसीआई, और आने वाले दिनों में कुछ और भी होंगे। एंड नास्डैक 100 एक तो यूएस की टॉप कंपनीज, इट्स द होम टू टॉप कंपनीज इन द यूएस लाइक टेस्ला, एप्पल, और इसने पिछले 10 साल में S&P 500 को 86% टाइम्स बीट किया है, अगर हम इसको 10 ईयर के मंथली रोलिंग बेसिस रिटर्न्स पे देखें। सो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन नीरज यहाँ पे, क्योंकि पिछले रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ही इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा लगाएं। एंड बिकॉज वो सेम जो एकदम 40% रिटर्न्स है, 50% रिटर्न्स है पिछले 1 साल के, वो शायद रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। पर हमें रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता है हमारे इन्वेस्टर्स को, बिकॉज रुपी INR के USD के अगेंस्ट डेप्रिशिएट सालाना 3 से 4% होता रहा है, एंड पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 साल में अप्रिशिएट हुआ है। सो बहुत सारा जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट मेक्स डिसेंट लॉजिक कि इंडिया के बाहर पैसा लगाया जाए। एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी नीरज विच आई हैव इन माइंड इज वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं पर ब्रॉडली इक्विटी में ही पैसा रखना चाहते हैं, उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी वो चुन सकते हैं, जहां पे सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 65 to 80% पैसा उनको इक्विटीज में रखना है, एंड बाकी 20 to 35% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे नीरज थोड़ा सा फंड मैनेजर का अगर उनका अच्छा है मैनेज करने का तरीका, तो जो डाउनसाइड रिस्क है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है अगर हम कोई शार्प करेक्शन देखें। आई थिंक सम ऑफ द गुड फंड्स फ्रॉम दिस कैटेगरी, मिराई का अच्छा है, कैनरा रोबेको का, SBI का, सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो ये 3 ब्रॉडली मेरी पसंद है, जिनमें से 2 पैसिव अप्रोच है और एक एक्टिव अप्रोच है। तो 3 बेहतरीन स्ट्रेटजीज, और उनकी स्ट्रेटजीज के अंदर आपके पास फंड हाउसेस के नाम भी आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप इनको देख सकते हैं। और जो नैस्डैक वाला है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें करेंसी का भी फ़ायदा मिलता है और ग्रोथ का भी वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। गुरमीत जी, बड़ा डिसरप्शन हो रहा है भाई, बहुत नई नई थीम्स निकल के आ रही हैं, और हम लोग रोज़ पढ़ते हैं चाइना +1 हो गया, फिर वो EV आ गई, फिर वो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आ गया, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 2-3 बढ़िया आइडिया बताइए ना हम लोग दर्शकों को थीम की, इस थीम को आपको ध्यान में रखना है। तो नीरज जी, अगर आप रोजमर्रा में अगर आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम इन्वेस्टिंग को जार्गन्स यूज करके बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। आपने एनर्जी की बात करी, मुझे लगता है कि ये इस दशक में सबसे डिस्ट्रप्टिव थीम एनर्जी होने वाली है। इसमें इलेक्ट्रिक EVs है, सोलर एनर्जी है, रिलायंस हाइड्रोजन पे बहुत बेट कर रहा है, फिर इथेनॉल स्टोरी है, तो काफी एनर्जी मिक्स बहुत चेंज होने वाला है। हम $160 बिलियन का ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, ये नंबर बदलेगा। इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा भी बदलेगा, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आपने देखा होगा रिलायंस ने करीबन 75,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया जब ग्रीन कॉम्प्लेक्स और गीगा फैक्ट्रीज अनाउंस करी उस अपने AGM में। पीछे उन्होंने स्टर्लिंग एंड विल्सन एक्विजिशन किया, REC में एक्विजिशन किया। REC सोलर पैनल बनाता है,
उन्होंने एक बाहर की कंपनी में निवेश किया, एम्बरी जिसका नाम है, जो स्टोरेज में है। तो वो पूरा इकोसिस्टम को इसमें इसमें कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एनर्जी का ट्रेडिंग शुरू हो गया, जैसे अदर कमोडिटीज का शुरू होता है, जैसे आईएक्स का बहुत चर्चा होती है आजकल। जो मार्केट डिस्पैच इकोनॉमिक फेस है, एमपीईबी बोलते हैं हम इसे, इसका फेस 1 गवर्नमेंट कहती है हमें एक कंट्री, 1 नेशन, 1 ग्रिड, 1 फ्रीक्वेंसी, 1 प्राइस। इससे बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जो खरीद बेच है वो एक डिफरेंट तरीके से होगी। पीपीए मॉडल से हम मार्केट प्लेस मॉडल में जाएंगे। फिर एक इथेनॉल स्टोरी है जिसमें हम मिक्सिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। इसमें आप ईवी कंपनी, सोलर कंपनी, टाटा पावर अगर आप देखेंगे 2025 में बात कर रहा है कि हमारा 60% जो पोर्टफोलियो होगा रिन्यूएबल्स से होगा। वो ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहा है। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है, इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाला है। दूसरा स्पेस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है। आपके जैसे एंकर, आप देखिए कल त्योहार है, फिर भी हम शाम तक लगे हैं लोगों को जागरूक करने में। तो आप देखिए पिछले क्वार्टर में 75 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं, जिसमें से 68 लाख केवल सीडीएसएल ने खोले। ये एक तरीके का रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से। मैंने इस गति से रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में आते अपने 15-20 साल में नहीं देखा है करियर में स्टॉक मार्केट के। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। म्यूचुअल फंड अगर आप देखिए, आप टोटल डीमैट देखिए 6 करोड़ है। हिंदुस्तान में 100 करोड़ बैंक अकाउंट है, 75 करोड़ हमारे स्मार्टफोन्स है, तो और 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो आप देखिए इसमें कितना स्कोप है ऊपर जाने का। म्यूचुअल फंड की प्रवीण ने अभी बात करी, एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटजी की, सिर्फ 3.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है। एलआईसी अकेले के पास 31 करोड़ यूनिक कस्टमर्स है। तो इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज, ये इसके बेनिफिशियरीज होंगे। ज्यादा से ज्यादा सेविंग जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स में जाएगी। तीसरी थीम जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसके बारे में केके मिस्त्री जी और दीपक पानी जी ने, हाउसिंग रिवाइवल। हाउसिंग में एक हमें बड़ा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। जिसके 2 बेडरूम है वो 3 बेडरूम में जाना चाहता है, जो किराए पे वो अपना मकान लेना चाहता है, सबको ज्यादा स्पेस चाहिए। तो कोविड ने एक ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है कि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर जिसे हम कहते हैं, ब्याज दर 6.5% है। तो जो भी सेक्टर्स हाउसिंग से लिंक्ड है, करीबन 50 सेक्टर्स हाउसिंग से लिंक्ड है, जिसमें पेंट, सीमेंट, वायर्स, केबल्स, सैनिटरी वेयर सब कुछ आता है। हाउसिंग ब्याज दर जो है वो लोएस्ट है। मैंने 6.5% होम लोन, अगर आप देखेंगे जो आपने बात करी, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, मैंने कैलकुलेशन करी थी कि अगर आप 40 लाख तक का लोन लें तो वर्चुअली आपके लिए टैक्स मतलब कॉस्ट फ्री है, और उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती अगर आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो हाउसिंग का रिवाइवल है, आज एसबीआई के रिजल्ट आए, आपने देखा, उनकी होम लोन की बुक 5 लाख करोड़, वो 10 लाख करोड़ होम लोन की बुक की बात कर रहे हैं अगले 4 से 5 साल। 1000 कस्टमर रोज होम लोन ले रहा है एसबीआई से। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी, ये 3-4 थीम्स, जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी मिक्स, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, हाउसिंग, ये हमारे आसपास है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बड़ा डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, बड़े डिस्ट्रप्शंस हैं, और एक्चुअली बहुत चेंज हो रहा है कोविड के बाद से, और बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। तो उनमें इन थीम्स को आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी गेम चेंजर चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर जैन, आपने मोट की बात की और बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी। आप बताइए 2-3 बहुत ही सुपर मोटेड थीम्स अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो। So, one point that I also would like to, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जिस भी कंपनी में हम मोट ढूंढते हैं उसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, विच इज कॉल्ड वैल्यू माइग्रेशन। ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंस को ध्यान रख के इवॉल्व हो रही हो, मतलब चेंज कर रही हो, ऐसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। मतलब उसके फ्यूचर प्लान्स है कि हम कस्टमर की चॉइस के साथ अपने आप को बदलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, टाटा मोटर्स ने अभी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं, वो लॉन्च करने वाले हैं। या जैसे हम बात करें एसबीआई, उन्होंने एसबीआई कार्ड लॉन्च किया, बिकॉज ये जानते हुए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटली ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो ये वैल्यू माइग्रेशन को, और या जो कंपनी अपने रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी कस्टमर की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, वो कंपनी बड़ा फील करेगी। तो जो 2-3 स्टॉक मेरे ध्यान में आते हैं इस तरह को ध्यान रखते हुए, एक तो एसबीआई कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कोई दूसरा स्टॉक नहीं है जो उसको कंपेयर करे, कॉम्पीट कर सके। इंडिया में ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल तो हमको पता है वीजा एंड मास्टर कार्ड, और ये दोनों मेरे इंटरनेशनली बहुत फेवरेट स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली वीजा।
मैं अपने बेटे के थ्रू उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करती हूँ। और दूसरा जो स्टॉक मुझे लगता है इस समय जो कि हाई मोड में है, एक अभी जो मिस्टर सिंह बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द हाउसिंग रेवोल्यूशन, मुझे उसी से रिलेटेड एक स्टॉक मैंने ढूंढ के रखा हुआ था फ्रॉम इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए, एंड ये स्टॉक है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक के वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी चीप, बहुत अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन है और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग फंडामेंटल्स, और इसमें एफआईएस की बहुत जबरदस्त होल्डिंग है। और आई थिंक ये किसी के रडार पे नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं है, बट बहुत अच्छा स्टॉक है। और जो मिस्टर सिंह जिस बारे में बात कर रहे थे कि इतने सारे हाउसिंग और हाउसिंग चेंज लोग करना चाहते हैं अपने, उसको ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत अप्रोप्रिएट स्टॉक होगा फॉर वैल्यू क्रिएशन। ये एक एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, ये एक मेरा फेवरेट स्टॉक है। और मैंने बोला जैसे मुझे टीसीएस बहुत पसंद है, और एक और स्टॉक जो कि बहुत कस्टमर सेंट्रिक है वो है एशियन पेंट्स, क्योंकि एशियन पेंट्स का सारा कॉन्सेप्ट ही बेस्ड ऑन कस्टमर्स। लाइक वो आप उनको आप कलर बताइए, सुबह उनके पास नहीं होगा बट शाम तक वो आपको डिलीवर कर। तो इस तरह की जो कंपनी है जो अपने कस्टमर की प्रेफरेंस को ध्यान करती है और उसी के अराउंड काम करती है, वो कंपनी डेफिनेटली बहुत आगे जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला एसबीआई कार्ड एक बहुत मेरा पसंद का स्टॉक है, फिर एशियन पेंट्स एंड टीसीएस, एंड एक मैंने आपको एप्टिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दी, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किए बेसिक थीम्स पे हम लोगों की, आइडिया ये था कि आपको पहले समझाएं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंस कैसे मैनेज करें, अर्ली स्टेज में कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करें, जो गुरमीत बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप समय देंगे ना मार्केट को तो आपको फिर वो समृद्ध बनाएगा, बहुत पैसे आपको कमा के देगा। और इसके 20 स्टोरीज आप सुनते होंगे कि एक शेयर 5 रुपये में ख़रीदा था, वो 6000 गुना हो गया। बजाज फाइनेंस के बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल्स इससे दिए जाते हैं। तो बेसिक आइडिया शो का क्या था हमारा, कि हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे आप सही अप्रोच के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, समझदारी के साथ मार्केट में अप्रोच करें। ये टूल्स हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं, किस एसेट क्लास में जाते हैं, लेकिन टाइम स्पेंड करना और समझदारी के साथ निवेश करना, ये एक आइडिया होता है जो हम हर दिवाली के आसपास इस तरीके की एक चर्चा करते हैं, जिसमें एजुकेट करने की हम कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको है। बहुत थोड़ा समय बचा है, 30 सेकंड में आप लोगों को और देता हूं। एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए हमारे निवेशकों को जो उनको हमेशा याद रखना है, या इसका एंटीथेसिस होता है कि जो उनको जीवन में कभी नहीं करना है। गुरमीत, आपसे शुरू करते हैं। नीरज जी, प्रोसेस पे बहुत ध्यान दीजिए। हम बहुत समय स्टॉक सिलेक्शन पे, क्या लेना है उस पे लगाते हैं, कितना लेना और कितने समय रखना है इस पे फोकस कम रखते हैं। आज जो भी बड़े इन्वेस्टर बड़े हुए हैं वो किसी भी स्टॉक को 3 महीने में बेच के बड़े नहीं हुए हैं, उसे 2-3 दशक रख के बड़े हुए हैं। टाइम पे फोकस करिए और वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त समझिए। जब भी वॉलेटिलिटी आएगी आपको अपॉर्चुनिटीज देगी। जब भी बाजार वन वे जाएगा, या तो एक्सट्रीम ग्रीड क्रिएट करेगा या एक्सट्रीम फियर क्रिएट करेगा। तो वॉलेटिलिटी को वेलकम करिए। वॉलेटिलिटी था जब इन्फोसिस 500 रुपए का था, वॉलेटिलिटी था जब आपको डीवीएस लैबोरेटरीज 2000 का मिलता था, वॉलेटिलिटी था, आपने बजाज फाइनेंस की बात करी 1800 में था कोविड पीरियड में। तो वॉलेटिलिटी, अच्छी कंपनीज अगर पेन पीरियड में जा रही हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बंद नहीं करता है। जब शेयर होल्डर बनते हैं तो आप एक तरीके से बिजनेस ओनर है। बिजनेस ओनर की तरह सोचिए, टेनेंट की तरह मत सोचिए। जी प्रबलीन जी, एक गुरु मंत्र, सीक्रेट सक्सेस का। जो गुरमीत ने बोला है, पहले तो बिल्कुल आई 100% अग्री जो उन्होंने बोला, इसलिए मैं अब कुछ और बोलूंगी। बट यस, उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, क्योंकि फेयर वेदर फ्रेंड नहीं बनना है। दुख के समय अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ना है। जब प्रॉब्लम है मार्केट में, यू हैव टू स्टिक टू इट। बट एक जो मुझे लगता है गलती मैं यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहूंगी नीरज जी, वो ये है कि रिसेंसी बायस, पिछले थोड़े समय का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें।
आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। आप नॉइज को भूल जाइए, अर्जुन की तरह वो मछली की आंख पे फोकस। आप अपने गोल्स को पूरा करने जा रहे हैं, आप अपने पड़ोसी से नहीं कम्पीट करने जा रहे हैं। तो आप पुराने रिटर्न्स, दूसरे का क्या पोर्टफोलियो चल रहा है, उसको देख के बिल्कुल ना चले। यू हैव टू फोकस व्हाट इज गुड फॉर योर ओन गोल्स। चाहे वो इक्विटीज के थ्रू हो, फिक्स्ड इनकम के थ्रू हो, वो ही चुने जो आपकी एसेट एलोकेशन, आपके गोल्स आपको उनको फुलफिल करने में हेल्प करे। सो आई थिंक आप नॉइज को अवॉइड करें और अपने पर्सनल फाइनेंसेस पर्सनल, आप अपनी गति से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करिए। मतलब कम से कम मार्केट में दिल से नहीं दिमाग से फैसले लें। जी, मार्केट में दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो गट फीलिंग है, उन्होंने ऐसा कहा है, अभी तो ये चलना शुरू हुआ है। प्लीज़, इस शो का मकसद ये है कि आप पढ़ें, समझें, खुद भी एनालाइज करें। हम लोगों की मदद हम लोग रोज शोज़ करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करें, तब आपका पैसा बनेगा। डॉक्टर जैन, ये बताइए, गणित और फिजिक्स कैसे मदद करती है इस इन्वेस्टिंग में? आपने तो इसमें पीएचडी भी कर रखी है। यस, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट 5-10 ईयर्स में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो बहुत इंडिया सपोर्टिव है, मतलब इंडिया के रिफॉर्मेशन के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो मैं बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर बुलिश हूँ और मैं वैसे ही बुलिश होंगी। और मैथ्स एंड साइंस का, फिजिक्स का ये है कि I sometimes do momentum investing, contrary to what other two investors were saying, but मैं कई बार प्रेफर करती हूँ कि momentum investing, जैसे मिस्टर गुरप्रीत बोल रहे थे कि volatility is your friend, so when volatility बहुत ज्यादा होती है तो आपको बहुत opportunity मिलती है। और आप कई बार जो महीनों का जो आप बोल रहे थे ना कि सेंसेक्स में 20 ऐसे दिन होते हैं, तो जो मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है उसमें वो मैं कई बार आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि वो कब मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में। तो प्रेफर करती हूँ कई बार मोमेंटम इन्वेस्टिंग, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कि मैं लेके और भूल जाना चाहती हूँ। जो मैंने आपको नाम गिनाए थे कि टीसीएस है, नेस्ले, एशियन पेंट्स है, इनको मैं कभी भी छूना नहीं चाहती हूँ। ये मैं अपने बच्चों के लिए या ग्रैंडचिल्ड्रन के लिए छोड़ूंगी। तो मेरा जो एक मंत्र है वो यही कि अच्छे स्टॉक्स में कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब नीचे गिरता है जो वैल्यूएशन, और उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और एक्यूमुलेट करिए और अपनी और मतलब वेट करिए। बिकॉज अगर आपके 2-3-4 स्टॉक्स है जो आपके फेवरेट है, आप उनको हमेशा देखते रहोगे मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो आपको उनकी चाल पता रहेगी और पता है कि अभी गिरने वाला है, आप एक्यूमुलेट करिए। जैसे अभी टीसीएस पीछे दिनों गिरा है काफी, तो मैंने उसको एक्यूमुलेट किया बिकॉज मुझे पता है कि ये वैल्यूएशन अब दोबारा नहीं है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप समझदार बने रहें और चीज़ों को समझते रहें। हम लोग इसकी मदद आपकी हमेशा करते हैं, और एक अच्छे इन्वेस्टर जो आप बनेंगे तो आप पैसे कमाएंगे। इसीलिए 2 सेंट्स फ्रॉम माय साइड कि आज आप पैसे के लिए काम करेंगे तो कल पैसे आपके लिए काम करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट मनी वर्क फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर काम ना करें, आपके पैसे आपके लिए मेहनत करें, तो ये शो सिर्फ आपके लिए है। ज़रूर देखिएगा। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तरक्की करें, समृद्ध बने, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।